एवरीवन, आज हम करेंगे टारगेट कॉस्टिंग। लेकिन टारगेट कॉस्टिंग को करने से पहले हमको समझना होगा कि टारगेट प्राइस क्या होता है, टारगेट प्रॉफिट क्या होता है, एंड देन फाइनली टारगेट कॉस्ट क्या होती है अपनी। ठीक है, तो इसको हम वन बाय वन। तो जो सबसे पहला होता है वो है टारगेट प्राइस। So target price means the selling price set by the company for its new product to be introduced in the market. तो टारगेट प्राइस मतलब वो वाला सेलिंग प्राइस होता है जो कि कंपनी ने सेट किया हुआ है अपने न्यू प्रोडक्ट्स के लिए जिसको वो मार्केट में लॉन्च करने वाली है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि रिलायंस ने ये डिसाइड किया कि हम जियो को लॉन्च करेंगे, तो जियो को लॉन्च करने से पहले उन्होंने जो सेट किया प्राइस कि अच्छा हम इतने रुपए पे अपने जियो की सिम बेचेंगे, 200 रुपये पे, है ना। तो वो उसका सेलिंग प्राइस हो गया जो कि उन्होंने सेट किया जब उन्होंने अपना जो नया प्रोडक्ट था वो मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। तो इसको बोलेंगे हम लोग टारगेट प्राइस। ठीक है, तो जो टारगेट प्राइस होता है ना, ये डिटरमाइन किया जाता है कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रख के वो टारगेट प्राइस सेट करेंगे। टारगेट प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस जो कि कंपनी अपने जिस प्राइस पे अपने न्यू प्रोडक्ट मार्केट में बेचेगी। और वो जो होते हैं वो कौन से होते हैं, मतलब फैक्टर्स जिनको ध्यान में रख के ही किया जाता है, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस, कि ऐसे कौन से डिज़ाइन हैं जो कि तुम्हारे स्पेसिफिक है न्यू प्रोडक्ट के। जैसे कि तुमने देखा होगा काफ़ी सारे एमआई के बैंड्स आते हैं, है ना, मार्केट में, तो उसकी अमेज़ोन पे सेल भी लगती है और 2 मिनट में सारे बिक जाते हैं। क्यों न्यू वाला बैंड क्यों ज़्यादा बिकता है? क्योंकि उसमें कुछ नई रिक्वायरमेंट्स होती है, कस्टमर्स की नीड को फुलफ़िल करने के लिए कुछ नई स्पेसिफिकेशंस होती है। सेम आईफोन में भी कर रहे हैं ना, जैसे कि पुराना मॉडल है उसकी बैटरी को वो कम कर रहे हैं ताकि तुम लोग नए मॉडल्स खरीदो। तो वही डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन उसमें ला के तुम्हारा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है और फिर उसका प्राइस सेट किया जाता है। दूसरा है कॉम्पिटिटिव कंडीशंस, मतलब कि जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है वो कौन सी कंडीशंस पे बेच रहा है। ऐसा तो नहीं है कि तुम भी सेम चीज़ सेम स्पेसिफिकेशन के साथ बेच रहे हो वो भी, और उसकी भी मार्केट वैल्यू शेयर उतना ही है जितना तुम्हारा गुडविल है उतना ही उसका है। फिर तुम ज़्यादा 5 रुपये पे बेचो, वो 4 पे बेचे, तो उसके पास ही लोग जाएंगे ना। बेवकूफ़ थोड़ी है, तुम्हें 1 रुपये ज़्यादा देंगे वो लोग। तो वही कॉम्पिटिटिव कंडीशन को देख के कि जो तुम्हारे कंपटीशन के लोग हैं वो किस प्राइस पे बेच रहे हैं। थर्ड वन इज़ द मार्केट ऑब्जेक्टिव, मार्केट शेयर ऑब्जेक्टिव, कि तुम अपनी मार्केट में कितना शेयर जो है वो कैप्चर करना चाहते हो। अगर तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है कि तुम लोग प्रॉफिट जो है वो हाई रखना चाहते हो, ऑब्वियसली इसको तरीके होते हैं, है ना। एक तो तुम लोग सेल मैक्सिमाइज कर दोगे, जितनी वॉल्यूम सेल होगी उतना ज़्यादा बिकेगा, उतना मार्केट शेयर तुम लोग कैप्चर करोगे। दूसरी बात होगी कि तुम लोग अपना प्राइस हाई कर दो कि चाहे कम बिके लेकिन जितने भी लोग खरीदे उनसे ही अच्छा पैसा खींच लो ताकि वो तुम्हारी उतने में ही सारा प्रॉफिट का मार्जिन है वो क्रॉस कर जाए, है ना। तो मार्केट शेयर जो है ये हो सकता है कि अगर तुमने ये किया कि मुझे ज़्यादा मार्केट कैप्चर करनी है, अगर जितना रिलायंस बेच रहा है उतना मेरी एयरटेल कंपनी बेचनी चाहिए, मतलब बेचे अपनी सिम को, तो फिर तुम लोगों को क्या करना होगा कि मार्केट शेयर ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए वॉल्यूम के साथ सेल करनी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दिखेगा वो बिकेगा टाइप कॉन्सेप्ट लगाना होगा। ठीक है, उसके बाद है कस्टमर एक्सपेक्टेशन। आखिर में बेचना किसको है? कस्टमर को। और वो क्यों खरीदेगा? अगर तुम उसकी कोई नीड फुलफ़िल कर रहे हो, उस तुम्हारा प्रोडक्ट उसकी कोई नीड को पूरा कर रहा है ना, फिर वो नीड चाहे उसका टेस्ट हो या उसकी प्रेफरेंस हो या उसका लाइफस्टाइल हो, किसी भी चीज़ को आप उसको कैटर कर रहे हो तो अगर आपकी कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी हो रही है इस चीज़ से, तो तुम लोग फिर इस चीज़ को देखोगे कि अच्छा, मतलब कस्टमर को क्या चाहिए, ट्रेंड चाहिए, उसे चाहिए कि मतलब बीएमवी गाड़ी चाहिए, है ना, कि कोई और नहीं बना पा रही तो मैं ही बना पा रहा हूँ, तो मैं उसकी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर रहा हूँ, तो अपना प्राइस मैं चार्ज करूँगा क्योंकि ना तो मेरा कोई कॉम्पिटिटर है, अच्छा मार्केट शेयर है मेरे पास लेने के लिए, डिज़ाइन मेरे पास है बीएमवी का, उसमें स्पेसिफिकेशन मैंने डाली है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तब मैं जितना चाहूँ प्राइस सेट करूँ, टारगेट प्राइस मैं सेट करूँगा। तो इन चारों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तुम लोग अपना टारगेट प्राइस सेट करते हो। मतलब टारगेट प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस जिस पे कंपनी अपने न्यू प्रोडक्ट जो उसने मार्केट में लॉन्च किए हैं वो बेचने जा रही है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि टारगेट प्रॉफिट क्या होता है। एक मिनट। और टारगेट प्रॉफिट क्या होता है कि तुम लोग टारगेट प्रॉफिट में अपना एक प्रॉफिट सेट कर लेते हो कि अच्छा, मतलब अगर मैं 5 रुपये की चीज़ बेचूंगा तो एटलीस्ट मुझे 2 रुपये तो प्रॉफिट होना। तो ये जो 2 रुपये तुमने सोचे अपने दिमाग में एक मार्जिन सेट किया, तो वो क्या था?
एक प्रॉफिट का एक टारगेट बनाया ना कि कम से कम इतना प्रॉफिट तो कमाऊँ। तो वही है, जब तुम प्रॉफिट का टारगेट बनाते हो ना कि अच्छा मेरी कंपनी को एटलीस्ट इतना प्रॉफिट तो अर्न करना ही होगा इस चीज़ की सेल करके, है ना। ये जो अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं इसकी सेल से हमको इतना टारगेट प्रॉफिट तो अर्न होगा ही होगा या होना ही चाहिए। तो उसको हम टारगेट प्रॉफिट मान लेते हैं, जैसे कि हमने बेंचमार्क रखा होता है। मतलब कि अगर 5 रुपए की चीज़ बनाई है, मतलब हमने 5 चीज़ें बेची हैं मार्केट में और एक चीज़ का अगर प्राइस 1 रुपये था तो हम एटलीस्ट मतलब इतना तो मतलब अगर हमने 5 चीज़ें बेची है मार्केट में, है ना, लेकिन उन 5 चीज़ों का मिला के प्राइस 3 रुपये है, तो हम इतना तो करेंगे ना कि एटलीस्ट 2 रुपये का हमें प्रॉफिट हो। और अगर हमें प्रॉफिट 2 रुपये का होगा तो वो हमने एज्यूम किया है, तो वो टारगेट प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसे हम मान के चल रहे हैं कि इसको बेचने के बाद इतना तो एटलीस्ट हम कमा ही लेंगे। उसके बाद आती है टारगेट कॉस्ट, टारगेट प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट। मतलब कि मान लो हमने चीज़ बनाई थी वो 3 रुपये की, है ना। अब हमने क्या किया, 10 रुपये उसका प्राइस रख दिया कि एटलीस्ट हमें 10 रुपये में वो प्राइस पे बेचनी है मार्केट में, ठीक है। अब हमने कहा चलो इसमें से ना एटलीस्ट हमें 7 रुपये प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। 10 रुपये की चीज़ बनाई है, 7 रुपये का हमने प्रॉफिट मार्जिन रखा, तो कितने रुपए बचे, 3 रुपये, और वो 3 रुपये अपनी टारगेट कॉस्ट होगी। कि मतलब हमने कहा कि इतने का हम बेचेंगे प्रोडक्ट मार्केट में और हमारा प्रॉफिट इतना भी रहना चाहिए। तो अब हम इस तरीके से अपने सारे कॉस्ट का जो प्रोसेस है प्रोडक्ट बनाने का, उसे बेचने का, इस तरीके से मैनेज करेंगे कि एक तो हमारा हमें प्रॉफिट भी मिल जाए 7 रुपये का उसे प्रोडक्ट को बेच के, प्रोडक्ट को बेचने के बाद जो सेलिंग प्राइस है वो भी 10 ही रहे, उससे बाहर ना जाए, और जो कॉस्ट है वो 3 रुपये ही आनी चाहिए, जिससे कम आनी चाहिए, इसके ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो ये होगी अपनी टारगेट कॉस्ट। मतलब पहले तो हमने प्राइस सेट किया कि अगर तुम्हें मेरी वीडियो देखनी है तो मुझे 10 रुपये ही देना चाहते हो। तो फिर मैंने प्रॉफिट सेट किया कि ठीक है, अगर मैंने अपनी वीडियो बेचनी है तो तुम लोगों को 10 रुपये देने पड़ेंगे और मेरी प्रॉफिट रहेगा 7 रुपये का। मतलब मैंने कर लिया कि 7 रुपये मुझे प्रॉफिट चाहिए हर एक वीडियो पे। बट उसके बाद मुझे अब ये तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि अगर 10 रुपये की वीडियो मैंने बना ली है तो उसमें 10 रुपये मैंने प्राइस सेट कर दिया अपनी वीडियो का और प्रॉफिट मुझे 7 रुपये का चाहिए, तो मतलब मुझे अपनी कॉस्ट जो है वो 3 रुपये के अंदर ही रखनी होगी। उसके बाहर जाने पे मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा या मुझे सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। तो ये होगी टारगेट कॉस्ट। अब हो सकता है जो मैं कैमरा लगाऊं या जो भी अपने एसेसरीज इधर उधर से इकट्ठे करूं वो चीप क्वालिटी के या फिर किसी भी तरीके से ऐसे मैनेज करूं कि वो 3 रुपये की ही अंदर आए, क्योंकि मेरी टारगेट कॉस्ट 3 रुपये है। अब इससे बाहर मुझे नहीं जाना, वरना मेरे टारगेट प्रॉफिट या टारगेट प्राइस पे असर पड़ेगा। सबसे पहले टारगेट प्राइस सेट किया जाता है, फिर उसमें सेट किया जाता है कि उसमें से प्रॉफिट हमें टारगेट में कितना चाहिए, और फिर जो टारगेट कॉस्ट निकलती है, फिर सारे प्रोसीजर या कॉस्ट के जितने भी हमने कंट्रोल मेथड्स देखे हैं वो इस तरीके से लगाए जाएंगे कि कॉस्ट इससे ऊपर ना जाए, ठीक है। तो ये था अपना फर्स्ट वाला कि टारगेट प्राइस क्या होता है, टारगेट प्रॉफिट क्या होता है, टारगेट कॉस्ट क्या होता है। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे कि टारगेट कॉस्टिंग क्या होती है। ठीक है जी, चलो बाय बाय।